नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। हमें उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी लोग एक बार पुनः विजिट कर चुके हो दीपक लक्ष्य हब यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन क्लासेज में। आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। आज हम आप सभी के मध्य में हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत संपूर्ण आदिकाल के 134 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर उपस्थित हैं और ऐसे प्रश्न जो आपकी आने वाली आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे, जिनको हम एक एक तथ्य के रूप में जानेंगे, समझेंगे। आप सभी में से कोई चैनल के ऊपर पहली बार आया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आपको भी ऐसी ही महत्वपूर्ण कक्षाओं का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहेगा। एक बार सेशन को आप सभी लोग लाइक कमेंट कर शेयर कर दीजिए और हम शुरुआत करते हैं आज के पहले महत्वपूर्ण तथ्य के साथ में। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम जो है किसने दिया है, तो उनका नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इन्होंने प्रारंभिक काल यानी आदिकाल को वीर गाथा काल कहा है। फिर अगला है हिंदी साहित्य के आदिकाल को चारण काल किसने कहा है, तो आदिकाल को चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन ने भी कहा है और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने भी कहा है, और इन्होंने साथ में संधि काल भी कहा है राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को। फिर अगला है सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है, तो आपका उत्तर है कितनी, 84 संख्या मानी जाती है। अगला है हिंदी साहित्य के आदिकाल से संबंधित जो सिद्ध कवि हैं तो वो किसके अनुयायी थे, तो वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन हैं, चंद बरदाई जी। नाथों की संख्या कितनी मानी जाती है, 9 मानी जाती है। इस सेशन को देने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि संपूर्ण आदिकाल को फटाफट से आपकी नज़रों के सामने रिवीजन करना। फिर महत्वपूर्ण जो है तथ्य आपके सामने हैं आदिकाल के, यानी हिंदी साहित्य के आदिकाल को जो विभिन्न विद्वानों ने नाम दिया है, यहाँ से भी एक प्रश्न अवश्य बनता है हर परीक्षा में, उसे हम लोग देखते हैं। तो मिश्र बंधुओं ने क्या कहा है, आरंभिक काल। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने क्या कहा है, प्रारंभिक काल। राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को क्या कहा है, सिद्ध सामंत काल। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है, बीज वपन काल। फिर आगे देखते हैं, डॉक्टर मोहन अवस्थी जी ने क्या नाम दिया है, आधार काल। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को आदिकाल कहा है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने वीर काल कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने वीरगाथा काल कहा है और डॉक्टर रमा शंकर शुक्ल रसाल जी ने आदिकाल को वीर या जय काव्य काल कहा है। फिर आगे बढ़ेंगे, हिंदी साहित्य के आदिकाल को चारण काल सबसे पहले किसने कहा है, ये प्रश्न की प्रकृति यहाँ पर बदली हुई है। हिंदी साहित्य के आदिकाल को चारण काल सबसे पहले किसने कहा है, तो उनका नाम है जॉर्ज ग्रियर्सन। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदिकाल नामकरण किसने किया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। भुइयाँ कड़हपा सरहपा में प्रथम सिद्ध कौन माने जाते हैं, तो आप सब जानते हो प्रथम सिद्ध कौन है, सरहपा जी। सिद्धों से संबंधित आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की बातें हैं। वज्रयान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ है। सिद्धों का साहित्य शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता है। ये सारी बातें आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने सिद्धों के बारे में कही हैं। फिर है पहली ताव न अनुहरे गोरी मुह कमलस्स अहिट्टी पुण्य उन्नमयी पडिपयली चंदस। ये पंक्ति जो है किसकी है, तो इसको लिखा है हेमचंद्र जी ने। फिर उसके बाद में है अपभ्रंश का वाल्मीकि किसको कहा जाता है, स्वयंभू जी को।
स्वयंभू का रामायण यानी हिंदी का सबसे पुराना और सबसे उत्तम काव्य है, ये किसने माना है? राहुल सांकृत्यायन जी कहते हैं कि स्वयंभू की जो रामायण है हिंदी का सबसे पुराना और सबसे उत्तम काव्य है। खुसरो की रचना खालिक बारी ये किस प्रकार का ग्रंथ है? तो ये कोश ग्रंथ है। सिद्धों की वाणियों की भाषा किस प्रकार की है? तो संध्या भाषा है। जगनिक जो है किस काल के कवि हैं? तो ये आदिकाल के कवि हैं। फिर उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, रासो काव्य का प्रधान रस वीर है, इसके अलावा उसका जो है दूसरा रस कौन सा है? तो रासो काव्य का दूसरा रस है श्रृंगार। वो रासो ग्रंथ जिसे छंदों का अजायब घर कहते हैं उसका नाम क्या है? पृथ्वीराज रासो। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी केशवदास की रचना रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहते हैं। फिर विद्यापति के पिता का नाम क्या है? गणपत ठाकुर। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की यह टिप्पणी किस कवि के संदर्भ में है? तो उनका नाम है विद्यापति जी। उसके बाद में नाथ पंथ से संबंधित कवि हैं नागार्जुन और जड़भरत। फिर क्या है? सुमेलित करना है। पंडी साल सत्त बखाणे पंक्त किसकी है? सरहपा की। 12 बरस लय कुकर जिए ये पंक्त किसकी है? जगनिक की। बड़ कौशल तु आराधे ये पंक्त किसकी है? विद्यापति की। जाति ओछी पाती ओछा, ओछा जन्म हमारा, ये किसकी है? रैदास जी की पंक्ति है। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, अपभ्रंश के कवि पुष्पदंत का समय कितना माना गया है? 10वीं शताब्दी, या इसको 972 ईस्वी के लगभग भी आप कह सकते हो। विद्यापति की भाषा है मैथिली। गोरखनाथ का समय 11वीं शताब्दी किसने माना है? डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल जी ने। फिर अगला तथ्य है, इतिहास और आलोचना का समवेत रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। ये कथन किस इतिहास के यानी बारे में कहा गया है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास के बारे में ये बात कही गई है। अगला है, अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में हिंदी गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार, गद्य की वर्तमान गति खंडों में किसने विभाजित किया है? तो उनका नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। फिर डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? तो आपका उत्तर है 693 ईस्वी से। बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा कौन सी है? पाली भाषा है। भरतेश और बाहुबली रास रचना ये किस प्रकार की है? अपभ्रंश प्रभावित हिंदी इसकी जो है भाषा है। भरतेश और बाहुबली रास के रचनाकार कौन है? तो ये रचना शालिभद्र सूर्य की है। पंच पांडव चरित्रास के रचयिता कौन है? शालिभद्र सूर्य जी हैं। फिर अगला है कथन, ढोला मारूरा दूहा है, क्या है? 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य है। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया है? पतंजलि जी ने। अवहट्ट भाषा से क्या तात्पर्य है? ग्रामीण अपभ्रंश जो है उसे अवहट्ट कहते हैं। अवहट्ट भाषा में शिक्षा शब्द के लिए प्रयोग किया गया है शब्द, उसको कहा गया शिक्षा। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार चर्या गीत और दोहा कोश की रचना करने वाले पहले बौद्ध सिद्ध कौन हैं? तो उनका नाम है सरहपा। फिर आपका अगला तथ्य है, सिद्ध परंपरा की योगिनियाँ जो हैं कौन कौन सी हैं? सिद्ध परंपरा की योगिनियाँ मणिभद्रा, लक्ष्मीकरा, कनखलापा तथा मेघलापा। फिर आगे देखते हैं हम लोग महत्वपूर्ण तथ्यों को। अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन हैं? तो सरहपा, या इनको सरहपाद भी कहते हैं। राहुल, भद्र, सरोज वज्र इनके कई सारे नाम हैं। फिर है सरहपाद की रचनाओं का संपादन किसने किया है? राहुल सांकृत्यायन जी ने दोहा कोश के नाम से। अगला है डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त हिंदी का प्रथम कवि किसे मानते हैं? शालिभद्र सूर्य जी को।
डॉक्टर राम कुमार वर्मा हिंदी का प्रथम कवि किसे मानते हैं? स्वयंभू को। सिद्ध परंपरा के प्रथम कवि कौन हैं? सरहपा। फिर है सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? राहुल सांकृत्यायन जी ने। आगे बढ़ते हैं। सहजयान के प्रवर्तक कौन माने गए हैं? तो सहजयान के प्रवर्तक हैं आपके सरहपा जी। पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? ठाकुर शिव सिंह सेंगर जी ने। आगे बढ़ते हैं। फिर अगला है तिब्बत के 84 सिद्धों की परंपरा सरहपा से आरंभ होती है, जो नारोपा से पूरी होती है। यानी आरंभ सरहपा से होती है और नारोपा इसमें अंतिम में चले जाते हैं। फिर है नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छट कर निकला है, ये कौन कहता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को क्या कहा है? पुरानी हिंदी। अगला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पुरानी हिंदी को क्या कहा है? प्राकृताभास हिंदी या अपभ्रंश। 10वीं से 14वीं शताब्दी तक के साहित्य को आदिकाल के अंतर्गत किसने रखा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। फिर अगला है अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा है? तो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम कहने वाले हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया है? राजा मुंज को। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? स्वयंभू को। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन हैं? स्वयंभू हैं। पौमचर्यु के रचनाकार कौन हैं? स्वयंभू जी हैं। अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती है, ये किस ग्रंथ में लिखा है? पौमचर्यु में। फिर आपका अगला क्वेश्चन है भविष्यत कहा, जो कि धनपाल द्वारा रचित है, इसको क्या माना जाता है? लौकिक चरित काव्य। किसको? भविष्यत कहा को, या भविष्यत कथा भी इसे कहते हैं। फिर है अपभ्रंश का भवभूत किसे माना जाता है? पुष्पदंत को। पुष्पदंत की रचनाएं हैं महापुराण, रायकुमार चर्यु और यशोधर चरित, जसहर चर्यु। फिर आगे बढ़ेंगे। महत्वपूर्ण तथ्य हैं। खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कौन हैं? तो उनका नाम है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो की रचनाएं हैं खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, गज़ल, दो सुखने इत्यादि। फिर है आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि कौन हैं? तो वो हैं अमीर खुसरो जी। अमीर खुसरो की पहेलियों एवं मुकरियों का उद्देश्य क्या है? मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा देना। जे हाल मिसकी मुकुंद तगालुफ दुराए नैना बनाए बतियाँ, ये पंक्ति किसकी है? अमीर खुसरो जी की। फिर जो है अगला तथ्य है आपका, खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन करना था, पर कबीर धर्मोपदेशक थे। ये कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। उसके बाद में आपका क्वेश्चन है राउल वेल, यह इसको राउर वेल भी कहा जाता है, जो कि रचना किसकी है? रोड़ा कवि की है। यह एक शिलांकित करती है जिसे चंपू काव्य कहा जाता है। फिर है कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नक्षिक वर्णन से संबंधित ग्रंथ कौन सा है? राउल वेल। कुवलय माला कथा के लेखक कौन हैं? उद्योतन सूर्य जी। उक्ति व्यक्ति प्रकरण रचना किसकी है? दामोदर शर्मा जी की। फिर है उक्ति व्यक्ति प्रकरण, यह किस प्रकार का ग्रंथ है? तो ये व्याकरण ग्रंथ है। आदिकाल की भाषाएं हैं डिंगल पिंगल और अपभ्रंश। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चारण साहित्य किसे कहा जाता है? तो चारण साहित्य कहते हैं रासो साहित्य को। सिद्धों तथा नाथों की संख्या कितनी है? तो सिद्धों की 84 और नाथों की 9 संख्या है। आदिकाल में साहित्य लिखा जा रहा था किस प्रकार का? जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन इसमें किया जा रहा था। फिर उसके बाद में है रासो ग्रंथों की भाषा सामान्यतः किस प्रकार की है? डिंगल और पिंगल।
उपदेश रसायन रास के रचनाकार कौन हैं? जिनीदत्त सूरि जी। हिंदी साहित्य के 700 से 1300 ईस्वी के कालखंड को जॉर्ज ग्रियर्सन ने नाम दिया है चारण काल। उसके बाद में है आपका बीसल देव रासो, जो कि नरपत नाल्ह जी की रचना है। इसमें किस शैली का प्रयोग है? गेय शैली का। बीसल देव रासो में बीसल देव की पत्नी का नाम क्या है? राजमती। बीसल देव रासो है यह प्रेम काव्य है या इसे श्रृंगार काव्य भी कहा जाता है। उसके बाद है वह रासो काव्य जिसका मूल वर्ण विषय वीर रस न होकर श्रृंगार है, तो उस ग्रंथ का नाम है बीसल देव रासो। फिर अगला है राजमती से रूठकर बीसल देव कहाँ चला जाता है? उड़ीसा को। जगनिक द्वारा रचित परमाल रासो को माना जाता है आलखंड। वीर गाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का नाम क्या है? पृथ्वीराज रासो। फिर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी का प्रथम महाकवि तथा महाकाव्य किसे मानते हैं? तो शुक्ल जी ने प्रथम महाकवि चंद्रवरदाई को माना है और प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को माना है। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। पृथ्वीराज चौहान किसके प्रति अनुरक्त थे? संयोगिता के प्रति। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम क्या था? सोमेश्वर। फिर हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं, आदिकालीन रचनाएं और रचनाकारों को देखते हैं। बीसल देव रासो, नरपत नाल्ह, पृथ्वीराज रासो, चंद्रवरदाई, परमाल रासो, जगनीक, खुमाड़ रासो, दलपत विजय, वर्ण रत्नाकर, ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना है। उसके बाद है अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किसने किया है? तो उनका नाम है जोइंदु। संदेश रासक, आल्हा खंड, जयमयंक, जसचंद्रिका ये किस काल की रचनाएं हैं? वीरगाथा काल की। फिर आपका जो है अगला क्वेश्चन है विद्यापति तथा उनकी रचना पदावली। आदिकालीन यानी विद्यापति आदिकालीन कवि हैं और पदावली इनकी आदिकालीन रचना है। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस कौन सा है? तो वो है वीर रस। विद्यापति ने लगभग कितने ग्रंथ लिखे हैं? 14 ग्रंथ माने जाते हैं। विद्यापति के पदों की भाषा कैसी है? मैथिली भाषा है। फिर है दान वाक्यावली, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा रचनाएं किसकी हैं? विद्यापति जी की। विद्यापति की भाषा है, मैथिली में भी लिखा है, अवहट्ट में भी लिखा है, संस्कृत में भी लिखा है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। विद्यापति की रचना जो अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है उस रचना का नाम क्या है? कीर्तिलता। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए, यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा गया है पदावली रचना के कारण। फिर है काम भाव और शरीर का सौंदर्य विद्यापति के यहाँ उत्सव के रूप में है, ये कथन किसका है? डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का। फिर अगला है देसिल बैना सब जन मिठा, ये पंक्ति किसकी है? विद्यापति जी की। अगला है अभिनय जयदेव उपाधि किसकी है? ये विद्यापति जी की। विद्यापति किसके आश्रित कवि थे? तो ये महाराज शिव सिंह के भी दरबार में रहे हैं। नरसिंह और कीर्त सिंह इन सभी राजाओं के दरबार में इन्होंने काम किया है। फिर है पंथी साधकों में शामिल हैं। कौन से पंथी साधकों में शामिल हैं? जालंधरी पाव, भरथरी, चुड़कर नाथ आदि। नाथ पंथ के प्रणेता हैं आदिनाथ। नाथ पंथ के प्रवर्तक हैं मत्स्येंद्र नाथ तथा गोरखनाथ, ये सब नाम आते हैं। गोरखनाथ के गुरु का नाम क्या है? मत्स्येंद्र नाथ। फिर है नाथ संप्रदाय में हठ योग का अर्थ क्या है? तो हा का अर्थ है सूर्य, ठा का अर्थ है चंद्र, दोनों के योग का नाम है हठ योग। हठ योग का उपदेश किसने दिया है? गोरखनाथ जी ने। सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को क्या कहा जाता है? संध्या भाषा। हिंदवी शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया है? इतिहासकार अबू सईद ने।
पार्श्वनाथ चरित ग्रंथ के लेखक कौन हैं? वादिराज जी। निर्भय भीम व्यायोग के लेखक कौन हैं? रामचंद्र सूरि जी। फिर आगे देखते हैं, मिलान करना है रचनाएं और रचनाकार हैं। तो प्राकृत प्रकाश ये रचना किसकी है? वररुच जी की। श्रावकाचार रचना किसकी है? देवसेन जी की। प्रबंध चिंतामणि रचना किसकी है? जैनाचार्य मेरतुंग की। और कुमारपाल प्रतिपोध रचना किसकी है? सोमप्रभ सूरि जी की। तो प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी लोगों ने आदिकाल के अंतर्गत विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण तथ्यों को जाना समझा। हमें उम्मीद है यह सेशन आप सभी के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा और आपकी आने वाली परीक्षाओं में भी काम आएगा। सेशन को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथी मित्रों में शेयर करिए। यही हमारे लिए ऊर्जा का काम करता है, हमारा मनोबल बढ़ाता है, जिसके कारण हम आप सभी लोगों को लगातार महत्वपूर्ण कक्षाएं दे पाते हैं। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो अंत तक पूरे सेशन में बने रहकर कक्षा को देखा। मिलेंगे आप सभी लोगों को पुनः जो है फिर से नए सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को विद्यार्थियों।